आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वो एक भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी नेपच्यून लॉजिटेक लिमिटेड की पूरी कहानी बताते हैं। और ये सारे स्रोत ये एक निवेशक के नजरिए से कंपनी की पड़ताल करते हैं। तो हमारा मिशन आज साफ है, इन दस्तावेजों की चीरफाड़ करके कंपनी की असली ताकत और जो छुपी हुई कमजोरियां हैं उनको समझना है। हम देखेंगे कि कागज पर कंपनी कितनी शानदार दिखती है और जमीनी हकीकत में कौन-कौन से खतरे छिपे हो सकते हैं। देखिए, पहली नजर में तो सब कुछ काफी बढ़िया लगता है। 13 साल पुरानी कंपनी है, लॉजिस्टिक्स के कई अलग-अलग सेगमेंट में काम करती है और सबसे बड़ी बात, इनके पास अपने खुद के ट्रकों का एक बड़ा बेड़ा है। लेकिन हम सब जानते हैं, असली कहानी हमेशा आंकड़ों की गहराइयों में ही मिलती है। तो ठीक है, चलिए इसकी एक-एक परत खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी स्रोतों के मुताबिक नेपच्यून लॉजिटेक माल ढुलाई से लेकर कस्टम क्लियरेंस, हवाई जहाज से माल भेजना और सड़क से लेकर रेल तक, मतलब लॉजिस्टिक्स का A to Z सब कुछ। वो इसे बड़े फैंसी तरीके से एकीकृत समाधान या इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है जो निवेशक सबसे पहले देखते हैं। जी। सिर्फ कंपनी का दावा है कि वो एक एसेट बेस्ड मॉडल पर काम करती है। आसान भाषा में कहें तो उनके पास अपने खुद के संसाधन हैं, वो दूसरों पर कम निर्भर हैं। 31 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो उनके बेड़े में 192 ट्रक थे। 192 ट्रक, मतलब उनका अपने काम पर पूरा कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ने पर ट्रक के लिए किसी और के दरवाजे पर खड़ा होना पड़े। उपलब्धता और रखरखाव सब कुछ उनके हाथ में। ये तो एक बड़ी ऑपरेशनल ताकत हुई है ना। बिल्कुल, इससे बाहरी वेंडरों पर आपकी निर्भरता बहुत कम हो जाती है और आप अपने ग्राहकों को ज्यादा भरोसेमंद सर्विस दे सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास अपना कस्टम बिल्ड ERP सॉफ्टवेयर है और सारे ट्रक GPS से लैस हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ पुराने जमाने की ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है। वो अपने ऑपरेशंस को ट्रैक कर सकते हैं, रूट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहेगा, और शायद प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल करते होंगे कि कहाँ ज़्यादा डिमांड आने वाली है। ये तो आज के ज़माने के हिसाब से काफ़ी एडवांस्ड लगता है। हाँ, और इस ऑपरेशनल ताकत को और मजबूती मिलती है एक और चीज से। गुजरात के गांधीधाम में उनकी अपनी मेंटेनेंस की वर्कशॉप है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई ट्रक खराब होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। गाड़ियों का डाउन टाइम, यानी वो समय जब गाड़ी काम नहीं कर रही होती, वो कम हो जाता है। और जब गाड़ियां ज्यादा चलती हैं तो कंपनी ज्यादा कमाती है। ठीक है, तो तस्वीर साफ हो रही है। अपना बेड़ा, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना गराज, ये तो एक मजबूत ऑपरेशनल ढांचा लग रहा है। और उनके ग्राहक, क्या वो किसी एक ही इंडस्ट्री पर निर्भर है? नहीं, और ये एक और सकारात्मक संकेत है। वित्त वर्ष 25 में उन्होंने 2185 ग्राहकों के लिए काम किया है। और ये ग्राहक भी अलग अलग उद्योगों से आते हैं, सिरेमिक, कृषि, सीमेंट और भी बहुत कुछ। ये दिखाता है कि कंपनी की सेवाओं की मांग किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं है। अगर कल को सीमेंट इंडस्ट्री में मंदी आती है तो भी कृषि और सिरेमिक का काम चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ ऑपरेशनल पहलू देखें तो कंपनी काफी दमदार लगती है। एक निवेशक को ये देखकर लगेगा कि कंपनी अपना काम करना जानती है और उनके पास सही संसाधन भी हैं। लेकिन ऑपरेशन कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक मजबूत इंजन का क्या फायदा अगर गाड़ी में पेट्रोल लीक हो रहा हो और टायर भी घिसे हुए हों। अब हम कंपनी की निर्भरता और उसकी फाइनेंशियल सेहत पर नजर डालेंगे और यहाँ से कहानी थोड़ी पेचीदा और चिंताजनक होने लगती है। हाँ, और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है अत्यधिक निर्भरता, या जिसे हम कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। इसे 3 हिस्सों में देखना होगा। सबसे पहले आते हैं आपूर्तिकर्ता, यानी सप्लायर्स। 31 अगस्त 2025 को खत्म हुई अवधि में कंपनी ने जो भी खरीदारी की, उसका 97.13% हिस्सा सिर्फ टॉप 5 सप्लायर से आया था। 1 मिनट, 97%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब कंपनी की पूरी सप्लाई चेन सिर्फ 5 कंधों पर टिकी है। अगर उनमें से किसी एक के साथ भी रिश्ते बिगड़े या कोई समस्या हुई तो कंपनी का पूरा काम ठप पड़ सकता है। मोलभाव करने की ताकत तो समझिए खत्म ही हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, राजस्व की एकाग्रता। कंपनी दावा तो करती है कि वो बहुत तरह की सेवाएं देती है, लेकिन जब हम कमाई के आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर पैसा सिर्फ फॉरवर्डिंग और निर्यात आय से आ रहा है। जैसे वित्त वर्ष 25 में कुल 213.82 करोड़ रुपए सिर्फ फॉरवर्डिंग के काम से आए। तो विविधता कागजों पर ज्यादा है,
असल कमाई कुछ ही चीजों पर टिकी है। ठीक है, ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन आपने 3 हिस्सों की बात की थी, तीसरा क्या है? तीसरा हिस्सा भौगोलिक निर्भरता का है, और ये आंकड़ा सुनकर शायद कोई भी निवेशक अपनी कुर्सी से उछल पड़ेगा। सारे ऑपरेशन, सारे ट्रक, सारी कमाई, सब कुछ सिर्फ एक ही राज्य पर निर्भर है। एक ही राज्य? मतलब ज्यादातर काम एक राज्य से आता होगा, जैसे 80-90%? नहीं, 100 का 100%। स्रोतों के मुताबिक कंपनी अपना 100% राजस्व सिर्फ गुजरात राज्य से उत्पन्न करती है। क्या 100%? ये तो एक बहुत बड़ा दाव है। इसका मतलब तो साफ है कि गुजरात में कोई भी क्षेत्रीय आर्थिक मंदी, कोई भी बड़ा नीतिगत बदलाव, कोई राजनीतिक अस्थिरता या कोई प्राकृतिक आपदा कुछ भी होता है तो वो सीधे सीधे इस कंपनी के पूरे कारोबार की कमर तोड़ सकता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही स्टॉक में लगा दी हो। बिल्कुल। अब इस निर्भरता वाले जोखिम को कंपनी की फाइनेंशियल सेहत से जोड़कर देखते हैं, और यहाँ कुछ बहुत गंभीर लाल झंडे नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो की। वित्त वर्ष 23 और 24 दोनों में कंपनी का ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो नकारात्मक यानी नेगेटिव रहा। वित्त वर्ष 23 में -3.90 करोड़ और वित्त वर्ष 24 में -1.40 करोड़ रुपए। रुकिए, ऑपरेटिंग गतिविधियों से नेगेटिव कैश फ्लो, इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी अपने मुख्य धंधे को चलाने में जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। ये कैसे मुमकिन है जब उनके पास 2185 ग्राहक हैं? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये तब होता है जब आपके खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हों, या फिर आपको आपके ग्राहकों से समय पर पैसा ना मिल रहा हो। और यही हमें दूसरे और शायद सबसे बड़े वित्तीय खतरे की ओर ले जाता है, बढ़ते हुए ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी वो पैसा जो कंपनी को अपने ग्राहकों से वसूलना है, उधार, सीधी भाषा में। हाँ, और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 31 अगस्त 2025 तक कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स 68.54 करोड़ रुपए थे। अब इस आंकड़े को अकेले देखने का कोई मतलब नहीं है, इसे हम राजस्व के साथ देखते हैं। यह उस अवधि के कुल राजस्व का 65.35% था। 65%? मतलब कंपनी ने अगर 100 रुपए का काम किया तो उसमें से 65 रुपए अभी भी बाजार में फंसे हुए हैं। सिर्फ 22.77% था। 1-2 साल के अंदर 22% से 65% पे पहुंच जाना, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी माल तो बेच रही है, सेवाएं तो दे रही है, लेकिन उसे ग्राहकों से समय पर पैसा नहीं मिल रहा। कंपनी की बिक्री तेजी से देनदारी में बदल रही है। तो कागज पर तो राजस्व बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन कैश हाथ में नहीं आ रहा है। ये तो एक क्लासिक वर्किंग कैपिटल संकट का लक्षण है। और इस सब के ऊपर कंपनी पर कोई कर्ज भी है। हाँ, स्रोतों के मुताबिक 31 अगस्त 2025 तक कंपनी पर 56.40 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था। अब आप पूरी तस्वीर देखिए। मुख्य कारोबार से कैश आ नहीं रहा, ग्राहकों के पास पैसा फंसा हुआ है और सिर पर 56 करोड़ का कर्ज भी है। ये एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। इसके अलावा भी कोई छोटे मोटे जोखिम हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है? हाँ, 2 और बातें हैं। एक तो ये कि अगर उनके तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं, मान लीजिए किसी छोटे ट्रांसपोर्टर की लागत अचानक बढ़ जाती है, तो वो इस बढ़ी हुई लागत को तुरंत अपने ग्राहकों पर नहीं डाल सकते, खासकर अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस वाले हों। इससे उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है। और दूसरा, कंपनी पर कुछ टैक्स से जुड़े मुकदमे भी चल रहे हैं। अगर फैसला उनके खिलाफ गया तो कंपनी को बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? एक तरफ तो हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसका ऑपरेशनल मॉडल बहुत मजबूत है। वो जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स का काम कैसे किया जाता है, उनके पास ट्रक हैं, टेक्नोलॉजी है, एक बड़ा ग्राहक आधार है। और दूसरी तरफ हमारे पास फाइनेंशियल नाजुकता और हद से ज्यादा एकाग्रता का एक साफ मामला है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक ऐसी कहानी लगती है जहां ऑपरेशनल ग्रोथ शायद फाइनेंशियल सेहत की कीमत पर आ रही है। आपूर्तिकर्ताओं पर लगभग पूरी निर्भरता, राजस्व का कुछ ही सेवाओं से आना और सबसे बढ़कर कारोबार का सिर्फ एक ही राज्य गुजरात में सिमटा होना, इसे एक बहुत ही ज्यादा जोखिम वाला प्रस्ताव